हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें डिस्क्राइब करना है और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक ज़रूर देखें। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन पेपर 2 है, उसको स्टार्ट करना है। बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से होते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सारे क्वेश्चंस को आपको 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है और ये कंप्लीट पेपर होगा। हालांकि 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है, लेकिन ये 3 घंटे का लेक्चर नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप्स कई पार्ट में मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे, फिर उसके बाद में जो आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे। तो इसमें कई सारे वीडियोज बन जाते हैं। तो ज़्यादातर आप जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो कंप्लीट पेपर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और कैसे बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर को सॉल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चन को हल करना है, उसका कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किया हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 से लेकर के मैंने यहाँ पर 5 तक नोट डाउन किया हुआ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इसको ज़्यादा टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं वेस्ट करना है। आपको जितना कम समय में ये सॉल्व हो जाए उतना जल्दी सॉल्व करना है, लेकिन हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताएंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। रफ पेपर में आप सॉल्व कर सकते हैं तो उसमें कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए कोई एक वृत्त है, वृत्त में कह रहा है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से, कोई यहाँ पर मैंने एक बिंदु ले लिया, मान लेते हैं ये P बिंदु है। अब यहाँ से हमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक तो ये स्पर्श रेखा हुई और दूसरी ये स्पर्श रेखा हुई, ये इसको काट रही है, सॉरी, 1 नंबर 1 आपकी ये स्पर्श रेखा हुई। तो इस तरह से आपकी कितनी रेखाएं खींची हुई? पहली ये है, दूसरी ये है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी पार्ट आपका करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी कितनी होगी ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं, ये पहला क्वेश्चन है और दूसरे का आंसर आपको देखिए निकालना है। यहाँ पर मैंने एक x अक्ष बनाया और ये y अक्ष बनाया। अब यहाँ पर कह रहा है x में कितना चलना है, ये 7 है और ये आपका 3 है। तो कह रहा है y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष आपका ये है, y अक्ष से दूरी यानी कि ये कितनी है आपकी 7 है। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो आपका सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा, यदि p sin थीटा इक्वल टू q cos थीटा तो कॉसेक थीटा का मान होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तीसरे नंबर क्वेश्चन को तीसरा नंबर में दिया गया है, यहाँ पर गिवन है p sin थीटा इक्वल टू q cos थीटा। हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू बताना है। तो ये देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन को लिखते हैं तो p sin थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू q लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू q अपॉन p लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू q अपॉन p। अब ये जो हमारा बन के आया है टेन थीटा इक्वल टू q अपॉन p, यहाँ पर ये ट्रायंगल ले लेते हैं और ये थीटा है, ये आपका क्या है, ये लंब है और ये आधार है और ये आपका कर्ण है ये। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए
अब ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि लंब बटे आधार होता है। लंब आपका Q दिया है, आधार आपका ये P दिया है, तो यहाँ पर रखेंगे लंब आपका Q है और आधार आपका P स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर आपका ये आ जाएगा, यानी कि कर्ण यहाँ से जो निकल के आएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, इसी का अपोजिट कॉसेक होता है। तो कर्ण आपका आया है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपान लंब है Q। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए ए पार्ट आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर ये 4th नंबर दिया हुआ है tan 1, tan 2, tan 3, tan 88 और tan 89 का मान होगा। तो देखिए क्या करना है, इसमें 4th नंबर में दिया गया है tan 1 डिग्री है, tan 2 डिग्री है और tan 3 डिग्री है, डैश दिया गया है tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। इसका मान बताना है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 89 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 88 डिग्री और tan 90 माइनस 87 डिग्री। ये आपकी वैल्यू मैंने लिखी, तो ये इसके इक्वल होता है। और फिर आगे डैश दिया गया है tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री, और इसके पहले हम लिख सकते हैं tan 87 डिग्री, क्योंकि ये डैश में इसके आगे वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको tan को क्या चेंज कर सकते हैं, cot 89 डिग्री, cot 88 डिग्री, cot 87 डिग्री, फिर डैश दिया गया है आपका tan 87, फिर tan 88 और tan 89 डिग्री। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 89 डिग्री इंटू 1/tan 88 डिग्री इंटू 1/tan 87 डिग्री, फिर डैश दिया गया है tan 87, फिर tan 88 और इंटू में tan 89 डिग्री। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, तो इसको कटने के बाद ये 1 आंसर आता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका डी पार्ट जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो q का मान होगा। देखिए मूलों की जो प्रकृति होती है वो कैसे निकाली जाती है, पहले यहाँ पर एक फार्मूले हैं वो कुछ यहाँ पढ़ लेते हैं। d बराबर अगर 0 है तो आपके वास्तविक मूल होंगे, कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे और बराबर होंगे, या समान भी कह सकते हो, समान होंगे। और d ग्रेटर देन 0 है तो इसमें भी 2 रूट्स, इसमें 1 निकल के आएगा, इसमें 2 रूट्स होंगे और वो सारे रूट्स क्या होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और d लेस देन 0 है, यानी कि ये कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब समझते होंगे कि काल्पनिक नंबर होंगे, ये काल्पनिक मूल होंगे। ये आपकी 3 कंडीशन होती है। d क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम विविक्त कर बोलते हैं, विविक्त कर। तो यही 3 कंडीशन यहाँ पर लगती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी से गिवन है कि मूल बराबर हैं, तो यहाँ पर हमें q की वैल्यू निकालना है। तो देखिए 5th नंबर में 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, इसको हमें तुलना करना पड़ेगा किससे, इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन है। यहाँ से a बराबर 3 लेंगे और b बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा और c बराबर माइनस का q। अब सबसे पहले d इक्वल टू हमें निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसी इक्वेशन में इसको रखना है। b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस का q, ये आ जाएगा 25 प्लस का 12q।
क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाए इक्वल टू 0, तो यहाँ से Q की वैल्यू आएगी माइनस का 25/12। इसमें आंसर ए पार्ट आपका करेक्ट है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मैंने 5 यहाँ पर बताया हुआ है। अभी 20 क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं और 15 क्वेश्चन अभी मुझे सॉल्व करना है। तो इनको एक एक करके ज़रूर वॉच करें और किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, समांतर श्रेणी -62 -59 -7, 10 का 11वां पद निकालना है। तो देखिए आंसर कैसे निकालना है इसका। 6 नंबर है, श्रेणी यहाँ पर गिवन है 62 -59 -7, 10। इसका nवां पद निकालने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा a + n - 1 × d। सबसे पहले a की वैल्यू है माइनस का 62 और n = 11 है क्योंकि हमें 11वां पद निकालना है, और d = यहाँ से निकाल सकते हैं -59 और माइनस का 62। तो ये आ जाएगा माइनस का 59 + 62 यानी कि 3। अब इसी फार्मूले में रखना है तो T11 = a + n - 1 × d। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 62 हो गया और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 10 × 3, तो माइनस का 62 प्लस का 30। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 32 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 7वां, यदि PE = 0.05 है तो PE का मान होगा। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। प्रायिकता में बताया जाता है आपको जो PE है ये घटित होने की प्रायिकता है, घटित होने की प्रायिकता यानी कि 0.05 दिया हुआ है, और PE' ये निकालना है न घटित होने की प्रायिकता। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि घटित होने की प्रायिकता और PE' ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 0.05 + PE' = 1। यहाँ से PE' निकालेंगे तो 1 - 0.05। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.95 आएगा, यानी कि इसका जो आंसर सही होगा वो डी पार्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां नंबर में, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता। तो देखिए 8वां नंबर में टोटल गेंदें कितनी हैं, यहाँ पर 3 लाल है और 5 काली यानी कि 8। अब लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता निकालना है। तो लाल कितनी बार आ सकती है, 3 बार आ सकता है, अपान 8 कर देंगे। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछता कि काली होने की प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता, तब आपका कितना आंसर आता, 5/8 आता। आंसर आपका ये सही होगा क्योंकि लाल होने की प्रायिकता निकालना है तो 3/8 यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में DE पैरेलल है BC तो CE की माप होगी। यहाँ पर फिगर नहीं बना है, ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये ABC एक ट्रायंगल है और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि DE पैरेलल है BC के, ये DE पैरेलल है BC के। तो इसमें देखिए फार्मूला यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, ये CE की माप हमें निकालना है। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं AD/BD = AE/EC, क्योंकि ये रेशियो ना इक्वल होता है ट्रायंगल में। ये आपको मैंने पिछले वाले वीडियोज में भी बताया था कि ये रेशियो इक्वल होगा, और ये इक्वल किसके होगा, AD/BD = AB के, और ये AC इक्वल होगा AE/EC के। तो ये आपने रेशियो लिखा, इसी रेशियो में आपको वैल्यू रखना है। AD आपकी दी है 1.3,
और BD दिया है 3.9 इक्वल टू AE दिया है 1.5 अपान क्वेश्चन में, तो यहाँ CE भी लिख सकते हैं CE। अब ये इससे कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, यानी कि 1/3 इक्वल टू 1.5 अपान CE। अब यहाँ से CE निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 3 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। इसका आंसर कौन सा सही होगा? ये आपका सही होगा 4.5, डी पार्ट आपका सही होगा। नेक्स्ट 10 नंबर दिया गया है क्वेश्चन में, चित्र में ट्रायंगल MNL तथा ट्रायंगल PQR में LM और LQ इक्वल है 70 डिग्री और MN 3 सेंटीमीटर है और ML 4.5 सेंटीमीटर है, PQ 2 सेंटीमीटर तथा QR 3 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा ये बताना है। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल में समझते हैं पहले। ये एक ट्रायंगल है और एक आपका ये ट्रायंगल दिया गया है। ये आपका M और NL है और ये PQ और R है। इसमें से कह रहा है कि एंगल M और एंगल Q, एंगल M दिया है 70 डिग्री और Q भी आपका 70 डिग्री दिया गया है। आगे दिया गया है MN इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर गिवन है और ML इक्वल टू गिवन है आपका 4.5 सेंटीमीटर। फिर आगे दिया गया है PQ 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 2 सेंटीमीटर है और QR आपका दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। जब इस तरह से ट्रायंगल दिया जाता है तो अगर दोनों कोण समान होते हैं तो आपके ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो आपके समरूप होंगे। तो यहाँ पर ये एक प्रमेय होती है जिसमें आप लिख सकते हो कि दोनों त्रिभुज में यदि दोनों कोण समान होते हैं तो ट्रायंगल MN और L समरूप होगा ट्रायंगल PQR के। तो ये आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका MNL PQR, ये बी पार्ट आपका सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा π/2 सेंटीमीटर, π/4 सेंटीमीटर और π/3 सेंटीमीटर और π सेंटीमीटर। ये आपको पृष्ठ निकालना है। तो देखिए 11 नंबर में इसका ये व्यास दिया गया है, कितना दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस होगा त्रिज्या वो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठ क्या होता है 4πr² होता है, 4π इंटू r² यानी कि 1/4 इंटू 1/4, 4 से ये 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा π/4 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर सही होगा वो बी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 12 नंबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। तो देखिए यहाँ पर ये 12 नंबर एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आपको 30 अंश का ये कोण एक आंतरित करता है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब यहाँ पर जो त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर दी गई है और इसका आंसर हमें निकालना है पाई के टर्म में। तो ये जो हमारा एंगल दिया गया है कोण 30 डिग्री दिया गया है, इसको अगर हम पाई के रूप में निकालते हैं तो π/180, क्योंकि पाई का मान 180 होता है और इससे हम पाई के रूप में निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 6, यानी कि इसका जो कोण आएगा थीटा π/6 आएगा जो पाई के रूप में होगा। अब इसके बाद हमें निकालना है, फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, हमें चाप की ही मान निकालनी है। तो कोण इक्वल टू π/6 हो गया, चाप
अपान यहाँ पर त्रिज्या है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको निकालना है तो चाप इज इक्वल टू निकल के आएगा पाई सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा। पाई सेंटीमीटर आपका आंसर, यानी कि डी पार्ट आपका सही होगा। क्या है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। यदि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की माप बताना है। तो देखिए क्या करना होगा, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमें वृत्त खींच लेना है। ये हमारा वृत्त हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है। और ये केंद्र है ओ, खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू है, यानी कि यहाँ किसी बाहर एक बिंदु होगा और यहाँ से ये एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो P है और ये Q है, और ये त्रिज्या दी गई है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है, बिंदु Q पर मिलती है। यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया, सॉरी यहाँ पर Q मानते हैं और इसको हम P मानते हैं, तो ये आपका OQ कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनेगा, इसके जस्ट सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी, और ये आपका क्या होगा लंब होगा और ये आधार होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका 12 का स्क्वायर दिया गया है, लंब का स्क्वायर आपका 5 का दिया गया है, और आधार आपको ये निकालना है PQ का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 144 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यहाँ से PQ स्क्वायर निकालते हैं तो यह आ जाएगा 144 माइनस 25। इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए ये 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आधार की त्रिज्या, एक बेलन है ये, और इसकी ये जो आधार है इसका ये त्रिज्या दिया गया है, कितना है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई है, ये दी गई है 8.5 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और हमें पाई के टर्म में ही निकालना है। तो 2π रख देंगे और r की वैल्यू है 3.5 इंटू 8.4।
8.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.4 इंटू 3.5 इंटू 2 करेंगे तो 7.0 आएगा इंटू पाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 88.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था। ये 16 नंबर नोट डाउन है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए 16 नंबर का जो आंसर हमें निकालना है, तो पहले लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 दी है, अपान 360 इंटू पाई के रूप में हमें निकालना है इसका आंसर, और त्रिज्या दिया है 4 का स्क्वायर यानी कि 4। ये इसे 0 से 0 कट जाएगा और 1/6 यहाँ बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 पाई इंटू 4 इंटू 4। 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4। इसको लिखेंगे तो 1/3 इंटू पाई इंटू 8, यानी कि इसको लिख सकते हैं 8 पाई/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर सी पार्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, 19 नंबर दिया गया है, द्विघात समीकरण x² + x - 1 का विविक्त कर होगा। विविक्त कर के लिए 17 नंबर मैंने फार्मूला लिखवाया था, विविक्त कर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। d = b² - 4ac, ये आपका विविक्त कर होता है। अब इसमें इक्वेशन दी गई है x² + x - 1 = 0। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, तुलना का लिखेंगे। तुलना करने पर ax² + bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू -1 है। तो d = हमें निकालना है b² - 4ac, b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू भी 1 है। तो यह आ जाएगा 1 और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि 4, यानी कि 5 इसका आंसर होगा। बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 18 नंबर में। 18 नंबर में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² = 0 के मूलों का योगफल निकालना है। तो देखिए इक्वेशन आपकी दी है 1 - 4x + 4x² = 0। इसमें से हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 से। तो a = यहाँ पर a कितना हो जाएगा, x² का गुणांक यानी कि 4, और b हो जाएगा -4 और c = 1। अब मूलों का योगफल का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो माइनस का b ऑलरेडी से -4 है, अपान a की वैल्यू है 4, तो यह आ जाएगा 4/4, 4 1 जा 4, यानी कि 1 इसका आंसर होगा। सी नंबर आपका करेक्ट होगा। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनके ये 20 जो क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपके रिमेनिंग है, उनको हमें सॉल्व करना है। 19 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसको अतिलघुत्तरी प्रश्न में होना चाहिए था, लेकिन इसको हमें जल्दी से सॉल्व करना है। 19 नंबर में कह रहा है कि आपका ये वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल है। फिर उसके बाद में एक्सक्यूज मी वर्ग अंतराल, और दूसरा दिया गया है आपका बारंबारता। यहाँ पर नोट करिए, वर्ग अंतराल आपका 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। उसके बाद हमें गिवन है बारंबारता। बारंबारता आपकी दी गई है 4, 7, 5, 8 और 6।
तो बारंबारता को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम F से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका हम सबसे पहले सिग्मा F निकालते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 7 में 4 ऐड किया तो 11 हो गया, 11 में 5 ऐड किया तो 11 में 5 ऐड किया 16 हो गया, 16 में 8 और ऐड किया तो 24, 24 में 6 ऐड किया तो ये 30 हो गया। अब हमें यहाँ पर निकालना है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट x निकालना है। तो x निकालने के लिए मैंने बताया था इन दोनों का सम और 2 से डिवाइड करना है, तो ये 5 आ जाएगा। 30 में से 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। और यानी कि इसमें 10 का गैपिंग है, तो इसमें भी हम 10 का गैपिंग कर सकते हैं। वर्ग अंतराल इसमें 10 का है अंतर, तो ये 10 का अंतर कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि f इंटू एक्स निकालना है। f इंटू एक्स निकालना है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 4 5 जा 15, 7 जा होता है 105, और 25 इंटू 5 करेंगे तो 125, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 में हमने 4 ऐड किया तो 28 to 80, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 24 में हमने 3 ऐड कर दिया तो 27। अब इन सब को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 2 2 4 8, अब 12 में 7 जोड़ा 19 और 1 ऐड किया तो 800 आ जाएगा। यानी कि इसको ऐड किया तो ये आ गया आपका सिग्मा fx, ये 800। अब हमें माध्य निकालना है, इसी को हम समांतर माध्य भी कहते हैं। समांतर माध्य, इसको x बार से डिनोट करते हैं, समांतर माध्य को x बार से। तो ये हो जाएगा सिग्मा fx अपान सिग्मा f, इसमें रख दीजिए तो ये आ जाएगा 800 अपान 3, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 80 अपान 3, 3 से काटेंगे 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, पॉइंट लगाएंगे 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा बी पार्ट आपका करेक्ट होगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल आपके ये दिया हुआ है और इसमें देखिए क्या करना है। माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारे वर्ग अंतराल दिए गए हैं, जो बारंबारता आपकी दी गई है वो कितने नंबर काउंटिंग है, 1 2 3 4 5। अगर ये विषम संख्या आ रहा है, ये विषम संख्या आ रहा है, विषम संख्या के लिए हमें क्या करना है, n+1/2 करना है। तो ये कितना हो जाएगा n+1, यानी कि 5 आया था काउंटिंग करने पर, तो 5 1 प्लस कर देंगे तो 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो माध्यक वर्ग आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये आपका होगा माध्यक वर्ग 20 30। तो ये आपका बी पार्ट सही होगा। और यहाँ पर आपकी ही नॉलेज के लिए बता देते हैं, सम के लिए अगर आता है, सम आता है तो सम संख्या के लिए आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है तो ये हो जाएगा n/2, यानी कि 4/2 अगर करना था क्वेश्चन में, अगर एक ये नहीं दिया है तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि दूसरे पार्ट को ही हम माध्यक वर्ग मान लेंगे। तो यही आपका आंसर निकल के आएगा, यानी कि ये तीसरा वाला जो आपका ये टर्म है वो आएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और ये लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चंस जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। और किसी भी स्टूडेंट को अभी भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन हमें ज़रूर बताएँ। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।